हम रीड कर रहे थे वाटर वेपर, सेम चैप्टर का, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, पर वेपर क्या होती है, गैस होती है बच्चों, और आइस क्या होती है, सॉलिड होता है। सो वाटर वेपर इज ऑल्सो ए वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। जैसे ही हम अर्थ सरफेस पे हाइट पे जाते हैं ना, तो इसका जो वेपर है, जो गैस है, वो क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, रीज़न समझते हो ना क्यों? बिकॉज ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वेपर को राइज करने के लिए किसकी जरूरत थी, हीट की। हीट से ही तो वेपर इवेपोरेट होते हैं। आपने देखा होगा वाटर गर्म करते हो गैस पे। तो आगे इसमें आता है, इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। मतलब जो अर्थ का टोटल वॉल्यूम है उसमें से 4% किसका वॉल्यूम है, जो अर्थ का टोटल वॉल्यूम में से 4% वाटर वेपर का वॉल्यूम होता है। एंड वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ द डेजर्ट पोलर रीजन इट में बी लेस देन द 1% ऑफ द एयर। देखो अर्थ जो एयर की कैपेसिटी होती है ज़्यादा किस टाइम पे हो सकती है अब्जॉर्ब वाटर वेपर, मतलब ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होगी, जब उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लाइक एक वार्म एयर ही क्या कर सकती है ओशियन से। मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट इस पर डायरेक्ट पड़ रही होंगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वाटर वेपर क्या करेगा, राइज करेगा। तो इस एरिया में, ठीक है, ज़्यादा ओशियन पे ज़्यादा वाटर वेपर मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। और लैंड मास पे वेपर कम होंगे, बिकॉज वहाँ पे उनको वाटर बॉडी नहीं है वहाँ पे राइज करने के लिए। फिर इसका कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे एक कन्वेक्शनल रेन होती है, मतलब जब वाटर ड्रॉपलेट आपस में मिलती हैं तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब फिर ऊपर नहीं रह पाती वो ऊपर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, और वो ग्रेविटी उनको खींच लेती है, जो आपको लगता है कि बारिश हो रही है। इसमें आगे देखते हैं हम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल है, बॉडी है। तो हम देखते हैं कि इक्वेटर पे तो सनलाइट ज़्यादा होगी, यहाँ पे तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, लेकिन पोल्स पे तो सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो देयरफॉर वहाँ पे वाटर वेपर कम मिलेंगे आपको। ठीक है, आपने यहाँ पे 3 चीज़ सीखी है। एक तो ओशियन जो होगा, वाटर बॉडी होगी, उसके ऊपर वेपर ज़्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। इक्वेटोरियल इज़ ह्यूमिड एरिया, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। कौन सी वेजिटेशन है, इक्वेटोरियल, रेन फॉरेस्ट। वैसे ही यहाँ पे बहुत कम है, स्नोफॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वार्म एयर कैन अब्जॉर्ब द मॉइस्चर ना। आपने कभी देखा है ठंडे में कभी बर्फ़ में कभी मॉइस्चर निकलता हो, मतलब वेपर राइज करते हुए? नहीं ना, सेम रूल है, ठीक है। और वैसे ही ऑल्टीट्यूड पे मैंने बताया आपको, हाइट पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो आपको वेपर नहीं मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रूल है, यहाँ पे देखो। सो वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, बिकॉज अर्थ कैन सन कैन ओनली सन्स अपेरेंट मूवमेंट इज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो आर्कटिक सर्कल है, एंटार्कटिक सर्कल है, वहाँ पे तो सनलाइट, अर्थ पे एक ओनली जो सोर्स है लाइट का, वो क्या है, केवल सन है। तो वहाँ पे इसलिए वाटर वेपर कम होंगे पोल्स पे, बिकॉज वहाँ पे सनलाइट कम होगी। सो इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स अर्थ रेडिएशन हीट। ये कैसे हुआ कि इंसोलेशन किसको बोलते हैं हम, इंसोलेशन। जैसे मान लो ये सन है, अभी सन से क्या आ रही है, सन से क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, मतलब सन रेज आ रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में। कहाँ पे आ रही है, अर्थ पे आ रही है। अब क्या है कि ये जो यहाँ पे वाटर वेपर राइज किए ना अर्थ सरफेस से, ये सरफेस है यहाँ से राइज किए, क्यों राइज किए, क्योंकि इन्होंने सन की लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, सन की जो लाइट की हीट है, ये जब तक रहेगी जब तक ये आइस नहीं बन जाते, और ऊपर जाके हीट क्या करती है, एक टाइम पे फिर अर्थ ठंडी हो जाती है ना, तो वो अर्थ की जो हीट उसने डे टाइम में एब्जॉर्व करी थी, वो स्पेस में वैनिश हो जाती है, चली जाती है। ऐसा ही रूल इसके साथ है। तो
अब ये ब्लैंकेट का काम करता है अर्थ के ऊपर, बिकॉज आपने देखा है कि ओशियन करंट आपने देखे होंगे। एक तो कोल्ड ओशियन करंट होते हैं जो पोल्स की तरफ से जो ठंडा वाटर आ रहा होता है, एक इक्वेटोरियल करंट होते हैं, जैसे इक्वेटर है वहाँ पे वाटर वार्म होता है ओशियन का, तो यहाँ से वाटर वेपर, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो आप अगर बकेट को घुमाओगे, ठीक है, तो क्या होगी, तो वहाँ पे वो वाटर इस तरह से क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इक्वेटर से जो करंट जाएगा, वाटर जाएगा ह्यूज वॉल्यूम का, वो होगा वार्म करंट, वार्म करंट। तो इस तरह से अब वहाँ से अगर एयर चलेगी तो आसपास के एरिया को क्या करेगी, थोड़ा सा वार्म कर देगी। तो यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट आएगा, हम इसको अलग डील करेंगे ओशियनोग्राफी के अंदर। तो इसमें आपको पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या करता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है नाइट टाइम पे भी बरकरार रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो थोड़ी बहुत एक जो टेम्परेट रीजन है, तो यहाँ से जो हीट इक्वेटर पे ज़्यादा थी वो ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है। अर्थ के पास कौन सी फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में जब ये चैप्टर आएगा, ठीक है। एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है, प्रेशर पीजीएफ, बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। इसमें क्या होते हैं, विंड में क्या होते हैं, वेपर होते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर था तो विंड ने मूव किया, विंड इक्वेटर की तरफ विंड आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर था, हाई टेम्परेचर था, यहाँ से विंड गर्म होके ऊपर उठी थी ऐसे, और इसके जगह लेने के लिए ठंडी विंड आई थी। तो और ये जो ऊपर उठी थी ये फिर से सर्कुलेट होके इसके जगह पे आ जाएगी ऊपर जाके, क्योंकि ग्रेविटी इसको बाहर नहीं भागने देगी। तो रोटेट कर रही है अर्थ, उसको एक इधर से जाके ऐसे ऊपर गई और फिर यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली मिलेगा इसको, ठीक है। ये कोरियोलिस, इसको हम डिटेल में डील करेंगे जब चैप्टर आएगा। सो ये ब्लैंकेट, तो इट्स एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट। जो वेपर होते हैं इसमें क्या होती है, हीट होती है, तो वो क्या करती है, ब्लैंकेट की तरह हमारी अर्थ को गर्म रखती है रात के टाइम पे, और ठीक है पूरा एकदम क्या बिल्कुल ठंडा नहीं होने देती। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर, ओके। अब आता है इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल सब लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू होल्ड टू कीप सॉलिड पार्टिकल्स। अगर आपने खिड़की सुबह सुबह खिड़की खोल के देखा होगा तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे रुएं से हो रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। सनलाइट में सुबह सुबह दिखते हैं, या फिर किसी एक स्मॉल से होल से कोई लाइट आ रही होती है ना, तब भी आपको दिखेंगे अंधेरे कमरे में कि हाँ पार्टिकल्स हैं। सो विच मे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूड सी सॉल्ट, फाइन सोइल। सी सॉल्ट कैसे होगा कि जैसे सी से, जैसे वाटर बॉडी है, यहाँ से सनलाइट ज़्यादा हुई, हीट वाटर वेपर राइज करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो हल्का सा नमक होगा, थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल पार्टिकल अपने साथ उठा सकते हैं वो लोग, वाटर वेपर, और ऊपर तो जाके ठंडा होना उनको। अब आगे जाएंगे, अब ये ऊपर जाएंगे ना, तो ये इसलिए वाटर वेपर स्टे कर पाएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है, एक हल्का सा सॉल्ट का न्यूक्लियस है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ऊपर स्टे करेगा। अगर यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा वेपर इससे मिल गया, आके कंडेंस हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, फिर ये नीचे इसको आना पड़ेगा, ग्रेविटी इसको ऊपर नहीं रहने देगी, मतलब रेन होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट सोर्स इंक्लूड सी सॉल्ट, फाइन सोइल, स्मोक शूट, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इंडस्ट्री से या फिर हमारे खेतों से धूल वगैरह उड़ती है, ये चीज़ें हैं सारी। एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स। आपको पता है मीटियोर्स कहाँ ज़्यादातर मिलते हैं आपको, ठीक है, याद है ना, किस कौन से, यहाँ पे हमारा एक मार्स है, यहाँ पे क्या है, जुपिटर है, इसके बीच में एक बेल्ट है जिसका नाम एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अगर एक आध थोड़ा सा जो सिरफिर, मतलब थोड़ा सा उसका पाथ अगर से वो पाथ से डेविएट हो जाए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ सकता है। तो एटमॉस्फेयर उसके साथ फ्रिक्शन करता है, तो उसके जो थोड़े बहुत क्या करते हैं, वो बर्न होने लगता है, तो उसके डस्ट पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में उड़ने लगते हैं, वो होता है मीटियोर्स। अगर वो पूरा जल जाए तो उसको बोलेंगे मीटियोर्स, अगर वो अर्थ पे आके स्ट्राइक करे तो दैट विल बी एस्ट्रॉयड। यही डिफरेंस होता ही सारा एस्ट्रॉयड ही है, अगर जल गया तो मीटियोर्स होगा। तो आगे इसमें रीड करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, येट कन्वेक्शनल एयर करंट मे ट्रांसपेरेंट दैम। यहाँ पे एक टर्म आया कन्वेक्शनल एयर करंट, ठीक है, ये फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है कन्वेक्शनल करंट, इसको अलग से डील करना होगा एक दिन, मैंने को स्पेशली। मे ट्रांसपोर्ट दैम
to the great height, and higher concentration of the dust particle is found in subtropical temperate regions due to the dry wind in comparison to the equatorial and polar regions. देखो ज़्यादातर आपको डस्ट पार्टिकल कहाँ मिलेंगे? पोलर रीजन में, बिकॉज वहाँ पे रेन कम होती है. इक्वेटर पर तो बहुत ज़्यादा रेन होती है. आउट ऑफ 365 डेज 182 डेज रेन्स के होते हैं इक्वेटोरियल रीजन पे. तो जब बारिश होती है ना, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्लीन एटमॉस्फेयर दिखता है. दैट रीज़न वाई, बिकॉज वहाँ पे जितने भी वहाँ पे डस्ट पार्टिकल थे वो सारे रेन ड्रॉप के साथ नीचे आ गए. ठीक है. डस्ट एंड सोल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड. देखो जैसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है यहाँ पे दिख रहा है. हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है सबको? तो ये यहाँ से जो वाटर बॉडी से जो वेपर राइज करा था ऊपर एयर में, तो उसको यहाँ पे क्या मिल गया था? यहाँ से तो हीट से राइज कर गया, बिकॉज हीट थी उसके पास, ये राइज हुआ वेपर. ऊपर जाके वो ठंडा होना था, तो उसने किसका साथ ले लिया? डस्ट पार्टिकल का. मतलब उसका न्यूक्लियस क्या बन गया? एक डस्ट पार्टिकल इसके सराउंड करेगा अब ये. तो इस तरह से ये थोड़ी देर तक होल्ड रखेगा ऊपर एटमॉस्फेयर में. ठीक है, जब तक रह सकता है इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट. एंड आगे हम इसका रेनफॉल में देखेंगे किस तरह से क्लाउड फॉर्म होता है. ऊपर टेम्परेचर कम है तो ये क्रिस्टल बन जाएगा, एंड बहुत सारे क्रिस्टल इस तरह से क्या बनाएंगे? एक क्लाउड बनाएंगे. क्लाउड दिखता है आपको नीचे से, ये बहुत सारे क्लाउड दिखते हैं ऐसे. यहाँ से आप देख रहे होते हो, जो पंजाब से देखते हो, हरियाणा से देखते हो, या गुजरात से देखते हो. देखो जो कन्वेक्शनल करंट था ना बच्चों, ये क्या करता है? जब एयर गर्म होती है ना, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, तो एयर गर्म होते ही क्या करती है? टेंड टू राइज अप. ओके, जब एयर गर्म होती है तो एयर टेंड टू राइज अप, तो इसके साथ क्या है? डस्ट पार्टिकल भी ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्टिव करंट. कन्वेक्टिव करंट का साइकिल ऐसे चलता है, ऐसे. ठीक है, ऊपर जाके ठंडा हुआ, ठंडा होते ही फिर भारी हो गया. मतलब जो वार्म एयर होगी वो हल्की होगी, जो कोल्ड एयर होगी वो भारी होगी. यही रीज़न है कि ये अब ये नीचे आएंगे. भारी ऊपर नहीं स्टे कर सकता मॉलिक्यूल्स, चाहे गैस का हो, उसको नीचे आना पड़ेगा. अब नीचे आके इसको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे से क्या करी थी? एयर राइज करी थी, तो ये इधर आएगा. तो ये है कन्वेक्टिव करंट. ये साइकिल इस तरह से चलता है, ऐसे ऊपर उठा फिर ऐसे गया. ठीक है, यहाँ से नीचे आया, मतलब भारी हो गया ऊपर एटमॉस्फेयर में, फिर नीचे आया. ठीक है, फिर जो जहाँ पे स्पेस खाली होगा उसकी तरफ ट्रैवल करेगा. बेसिकली है क्या ये? यहाँ पे लो प्रेशर है, बिकॉज हाई टेम्परेचर से राइज हुई थी एयर, और यहाँ पे नीचे आई है ना एयर ऊपर से नीचे, तो ये क्या बन गया था? यहाँ पे हाई प्रेशर. ठीक है, जब आप मतलब जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूँ ना, तो मेरा प्रेशर कहाँ लगा हुआ है? जैसे मैंने इसके ऊपर अभी हाथ डाला तो मेरा प्रेशर लगा नीचे, तो ये नीचे आ रही थी, तो इसने यहाँ पे प्रेशर डाला, तो इसी का नाम इसलिए रख दिया गया हाई प्रेशर. तो यहाँ से प्रेशर हल्का हुआ क्योंकि यहाँ से एयर ऊपर उठी, इसका नाम रख दिया लो प्रेशर. इसी का नाम है दूसरा कन्वेक्टिव करंट. ठीक है, कन्वेक्शन करंट इसी को बोलते हैं.